हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। देखिए, और इन क्वेश्चंस को बेटा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जरूर से लर्न करना, ठीक है बेटा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके अप्रेजल एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना बेटा। देखिए, अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। देखिए एलपीजी क्या होता है, पहले ध्यान से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ध्यान से देखना। द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट या एडवांस्ड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। फेवर हो, एडवांटेज हो एलपीजी अप्रेजल के। अप्रेजल का मतलब ये है बेटे, बहुत ध्यान से सुनना, एलपीजी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड होने से, ध्यान से सुनना, एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड होने से हमारी इकोनॉमी में क्या क्या अप्रेज हुआ, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, पहला देखिए, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए एलपीजी पॉलिसीज बनने से सबसे पहला क्या फायदा हुआ, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? द ग्रोथ इन जीडीपी वाज 5.6% ड्यूरिंग 1980 टू 91। बहुत ध्यान से सुनना, इसका ये याद रखना, 5.6% था 1980 से 91 में, एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ 6.7% इन 2017 एंड 18। ध्यान से देखिए, 1980 टू 91 में कितना था, 5.6%, वेयर एज 2017 से 18 में कितना है, 6.7%। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 टू 23, क्वार्टर होता है आपका 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए, याद रखना 3 मंथ्स के लिए, दैट इज अप्रैल, मई, जून। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एट एन इंप्रेसिव, कितनी थी जीडीपी ग्रोथ आपकी 2020 से 23 के डेटा में, कितनी हुई, 13.5%। तो जीडीपी ग्रोथ कितनी हो गई, रिकॉर्डेड एट एन इंप्रेसिव 13.5%। ठीक है, 1980 टू 81 में बेटा कितनी थी, ये थी 5.6% जीडीपी। ठीक है, फिर आपकी 2017 से 18 में कितनी थी, 6.7%। ओके, फिर उसके बाद 2022 से 23 में अप्रैल टू जून कितनी हो गई है, याद रखना 13.5। ठीक है बेटा, समझ गए? तो जीडीपी ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड एट एन इंप्रेसिव, दैट इज 13.5%। ये डेटा अच्छे से याद कर लेना, 80 से 81 5.6%, 17 से 18 6.7%, 2022 टू 23 13.5%। ठीक है बेटे, अब है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बीओपी में, मैक्रो में भी कराया था। इनफ्लो का मतलब है पैसा आना, आउटफ्लो का मतलब है पैसा जाना। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है। कैसे आ रही है? द ओपनिंग ऑफ अप ऑफ इकोनॉमी हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन कंट्री वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर, तो उनकी करेंसी हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो होगी, आएगी। तो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन कंट्रीज वाले हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उनकी करेंसी हमारी कंट्री में आएगी और वो क्या कहलाई जाएगी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब थर्ड देखिए, राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है। कैसे? देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम $6 बिलियन 1990 से 91 में था, विच इंक्रीज टू $550.14 बिलियन एज ऑन कब, 25 नवंबर 2022 एज पर आरबीआई। आरबीआई के अकॉर्डिंग 25 नवंबर तक 2022 तक कितना हो गया, 550.14 बिलियन। इंडिया इज वन ऑफ द, अब इंडिया को क्या कहा जा रहा है, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। आपका इंडिया क्या है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, 2022 एज पर आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 25 नवंबर 2022 एज पर आरबीआई। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आगे देखिए अब बेटे, अब है आपका नेक्स्ट है आपका राइज इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या होता है?
ध्यान से सुनना, जब हम अपनी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज बाहर कंट्री में भेज रहे हो। सिंस 1991 इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। 1991 से, पहले आप पॉज करके वीडियो मुझे बताओ 1991 क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को 1991 बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं राइज इन एक्सपोर्ट सिंस 1991। आपको याद भी है 1991 मैंने आपको भी पढ़ाया भी था लास्ट वीडियो में, ठीक है। सिंस 1991 इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑटो पार्ट्स। 1991 में इंडिया एक्सपीरियंस क्या? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, किसका? ज्यादा से ज्यादा किसका हो रहा है? ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल, ठीक है बेटा, समझ में आया? राइज इन एक्सपोर्ट्स का क्या चीज है? ध्यान से सुन लीजिए, राइज इन एक्सपोर्ट्स में क्या चीज हो रहा है? राइज इन एक्सपोर्ट्स में हो रहा है, देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइज इन एक्सपोर्ट्स। राइज इन एक्सपोर्ट्स क्या है? सिंस 1991 इंडिया एक्सपीरियंस कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। 1991 से इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, यानी इंडिया किस चीज में डील कर रहा है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट किस चीज का कर रहा है? ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल दैट इज मेडिसिन, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए आपके, ठीक है, आईटी सॉफ्टवेयर हो गया और टेक्सटाइल कपड़े हो गए, ठीक है, समझ गए बेटा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म हो गया आपका, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा टैक्स रिफॉर्म हो गए, एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन की हेल्प से क्या चीज हो सकता है, टैक्स रिफॉर्म की हेल्प से हम इन्फ्लेशन को बढ़ा और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग दी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करा जा सकता है? जब हम टैक्स रेट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। एबॉलिशन का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम एंड रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। देखिए जब लाइसेंस सिस्टम हटा दिया गया और एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा करा दी गई, यानी प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, प्राइवेट सेक्टर वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है इन एरियाज अर्लियर रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो पहले इंडस्ट्रीज, जो पहले फर्म्स क्या थी? रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, हैव एनलार्ज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब ज्यादा से ज्यादा किसके अंडर आ गई? प्राइवेट सेक्टर के अंदर, यानी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है बेटा। जो पहले इंडस्ट्रीज रिजर्व थी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, अब ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑफ ऑपरेशन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? आपका प्राइवेट सेक्टर। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना बेटे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है आपका क्रिटिसिज्म, देख लीजिए एलपीजी पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके नेगेटिव पॉइंट, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है? ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड, ये बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया है उसके अकॉर्डिंगली इन द रिफॉर्म पीरियड, बट सच ग्रोथ फेल टू जनरेट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। लेकिन तब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी कंट्री बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब ये है लोग आज भी बेरोजगार हैं। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ये बात बोल रहे हैं। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो रही है? ये बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ तो चलो बढ़ गई, लेकिन तब भी ध्यान से सुनना, सच ग्रोथ फेल टू जनरेट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी कंट्री। अभी भी लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, ठीक है। निग्लेक्ट एग्रीकल्चर, इस केस में जो आपका क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये बोल रहे हैं एग्रीकल्चर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया गया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस। ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया है? इंडस्ट्री, ट्रेड और सर्विस। ट्रेड मतलब बिजनेस, ठीक है। तो बिल्कुल ही आपका एग्रीकल्चर निग्लेक्ट कर दिया गया। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्या है? देखिए ध्यान से, public investment in agriculture sector, especially infrastructure which include irrigation, power roads, market linkages and research and extension which played a crucial role in the green revolution has been
रिड्यूस्ड। ये बात बोल रहे हैं रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। कैसे? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई, स्पेशली उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, विच इंक्लूड इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड्स हो गई, मार्केट लिंकेजेस हो गई, रिसर्च हो गई, एक्सटेंशन हो गई, जो प्ले कर रहे हैं क्रूशियल रोल इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट हैज बीन रिड्यूस। यानी पब्लिक की इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण क्या चीज था, आपका एग्रीकल्चर क्या हुआ, डाउनफॉल, ठीक है, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा अच्छा बनता। तो उसके लिए क्या क्या किया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ना करके उसके अंदर क्या चीज हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार हो गया, जो इंक्लूड करता है इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, ठीक है, दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ सब्सिडी। अच्छा, रिमूवल ऑफ सब्सिडी क्या होता है, देखिए, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बात बोल रहे हैं रिमूवल ऑफ, अब किस चीज को रिमूव कर दिया गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी। जो पहले फर्टिलाइजर यूज करने पे सब्सिडी प्रोवाइड हो रही थी, सब्सिडी इंक्रीज करी थी, वो कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको रिमूव करने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण क्या हुआ, विच एडवर्सली अफेक्टेड द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। देखिए, सबसे पहले फर्टिलाइजर पे क्या प्रोवाइड करी जाती थी, सब्सिडी, उसको हटा दिया गया है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्म प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा आई, विच रिजल्ट क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अफेक्टेड कौन हुए, आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, ठीक है, लैंडलेस फार्मर जो थे, ठीक है। अब है आपका लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। लिबरलाइजेशन यानी फ्रीडम देना, रिडक्शन यानी रिड्यूस कर देना, ठीक है, कम कर देना इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट क्या हो गया, दूसरी कंट्री से सामान आना, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर, मतलब अपनी कंट्री वाले बाहर की कंट्री वालों का सामान मंगा रहे हैं। तो दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस सच एज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम बाहर से क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन, बाहर से अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस पर क्या चीज रिड्यूस हो रही है, आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिमूवल क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही हटा दिया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, आप लोगों को याद है, नहीं पता तो आप देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है, फार्मर जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है, फार्मर जितना भी अपना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, उस प्रोड्यूस के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ प्राइस पे कर रहे थे, अब उसको भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अब उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी कंट्री से सामान भेज रहे हो, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, किस पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। ऑल दिस पॉलिसी एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन फार्मर एज दे नाउ हैव टू फेस इंक्रीज्ड व्हाट, इंटरनेशनल कंपटीशन। अब उनको क्या फेस करना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन, ओके, ठीक है। लैंग्वेज बहुत आसान लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जरूर पढ़ना, इसको आपको समझ में आ जाएगा, और जरूर लर्न करना बेटे, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट टूवर्ड्स कैश क्रॉप, देखो, due to export oriented policy strategies in agriculture, due to export oriented policy strategies, the production shifted from food grain to cash crop। ये बात बोल रहे हैं, प्रोडक्शन किस तरफ शिफ्ट हो गया था, फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप मतलब कैश में खरीदना, फॉर द एक्सपोर्टर, फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, इट लेड टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। देखिए, जो फूड ग्रेन बनाया जा रहा था वो अब सर्वाइवल के लिए बनाया जा रहा था, वो मार्केट में क्या चीज सेल आउट करने के लिए बनाया जा रहा था, जिससे क्या हुआ, राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन हो गए। शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप, यानी कहने का मतलब है सर्वाइवल के लिए नहीं ये फूड ग्रेन बनाया जा रहा था, ये क्रॉप को बेचने के लिए बनाया जा रहा था। तो ड्यू टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, ठीक है, क्या चीज, क्रॉप्स वगैरह को, द प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप, इससे क्या हुआ, द एक्सपोर्ट मार्केट इट लेड टू राइज इन दी, इसके कारण क्या हुआ, फूड ग्रेन का प्राइस ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब है आपका लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स देखना, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड आ स्लो डाउन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा क्या रिकॉर्ड कर रही थी, स्लो डाउन, कम हो गया था बहुत ज्यादा। कैसे, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, समझ रहे हो, कहने का मतलब है जो गुड्स हमारे यहाँ बन रहे थे उसके मुकाबले बाहर के गुड्स क्या थे, सस्ते थे, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेटिंग वन इकोनॉमी इनटू अनदर इकोनॉमीज। कहने का मतलब ये है, हमारा देश बाहर के बहुत सारे देशों के साथ जो बिजनेस कर रहा है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना एक कंट्री का दूसरी कंट्री से,
ठीक है। तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन चीपर इंपोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण चीपर इंपोर्ट्स रिप्लेस्ड क्या, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ही खत्म हो गई। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स स्टार्टेड फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। जब बाहर की कंट्री के गुड्स आपकी कंट्री के अकॉर्डिंगली सस्ते होंगे तो क्या होगा, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होंगे स्टार्टेड फेसिंग व्हाट कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल चीपर चाइनीज गुड्स पोज अ बिग थ्रेट टू इंडियन मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो चाइनीज गुड्स हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, उन्होंने बिग थ्रेट दिया इंडियन मैन्युफैक्चरर को सस्ते गुड्स बना के। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये बात बोल रहे हैं एज कंपेयर टू आर एक्सपोर्ट्स, और बाहर का इंपोर्ट ज्यादा सस्ता था, जिसके कारण ये हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए थ्रेट है, क्योंकि चीपर चाइनीज गुड्स के जो चाइना के लोग बना रहे हैं हमारा गुड्स उसके मुकाबले क्या था, महंगा था। ठीक है, और वहां का सस्ता था, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड थे। ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई, ध्यान से सुनना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट, अभी भी उसकी कमी थी ड्यू टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण हमेशा से पावर सप्लाई दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की कमी रह गई, जो किसमें आती है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थी उस टाइम पे। नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय developed countries, all quotas restriction on exports of textile and clothing have been removed from India। बहुत ध्यान से सुनना, जब यहाँ से हम गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहे थे तो वहां से क्या हटा दिया इन्होंने, ज्यादा से ज्यादा ऑल कोटाज रिस्ट्रिक्शन, कितना मर्जी भी भेज सकते हो, पर जब वहां से लेकर के आना था तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह ज्यादा लगा दिए थे। तो बोल रहे हैं ऑल कोटाज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल और क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया। जब इंडिया के लोग टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है, क्लोथ्स वगैरह यहाँ से ज्यादा बना के एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो उस पर क्या चीज हटा दिया, कोटा रिस्ट्रिक्शन, कितना भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या थे, आपके ड्रॉबैक थे ये एलपीजी पॉलिसीज के। आपका फोर्थ है इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसको PSES भी बोलते हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट किस चीज के लिए, for disinvestment of public sector enterprises. The disinvestment policy of government was not successful because the assets of the PSES were undervalued and sold to the private sector। देखो, ineffective disinvestment policy कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट हैज ऑलवेज फिक्स्ड अ टारगेट, गवर्नमेंट ने हमेशा क्या फिक्स करा है, एक टारगेट, किस चीज के लिए, ये फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि वो अब गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वो सक्सेसफुल ही नहीं हुई बिकॉज जो गवर्नमेंट के पास एसेट्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। समझ रहे हो, एसेट्स विच कैन बी इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अंडर वैल्यू थे, और किसको सोल्ड कर दिए गए, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण अब क्या चीज कर लिया था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया था कि वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। ये क्यों, बिकॉज द एसेट्स ऑफ PSES वर अंडर वैल्यूड, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और फर्दर उसको किसको सोल्ड कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। अब है आपका इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन टू जनरेट लार्जर रेवेन्यू। जो टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड करा गया है उसके लिए क्यों करा गया है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या लार्जर रेवेन्यू अर्न कर सकें। एंड टू कर्ब टैक्स एविशन, कर्ब का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टैक्स एविजन का मतलब है जो टैक्स ज्यादा से ज्यादा लग रहा था, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए क्या चीज साबित नहीं हुआ, उस गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट में साबित नहीं हुआ। तो इन इफेक्टिव टैक्स पॉलिसी क्या है, द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वाज डन टू जनरेट, ये बात बोल रहे हैं इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी इसलिए लगाई गई, टैक्स रिडक्शन क्यों करा गया है रिफॉर्म पीरियड में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लार्जर रेवेन्यू जनरेट कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, बट इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बट क्या चीज हुआ, अल्टीमेटली इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट नहीं हुआ। ठीक है, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, देखो कंज्यूमरिज्म में क्या आएगा, द न्यू पॉलिसी हैज बीन एनकरेजिंग अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म। न्यू पॉलिसी ने, जो आपकी न्यू पॉलिसी बनी है, हैज बीन एनकरेजिंग अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म बाय एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस एंड आइटम्स ऑफ सुपर कंजप्शन।
कहने का मतलब बेटे ध्यान से सुनो, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म का मतलब ये है हमारे इंडिया के लोग ब्रिटिश कल्चर ऑप्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड थे। तो क्या हो गया, अब महंगे से महंगा सामान जो बन रहा है उसको कंज्यूमरिज्म में क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ लग्जरीज एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन, इसने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमरिज्म क्या हुआ, फैला दिया, ट्रेंड बना दिया उसका एक। तो न्यू पॉलिसी जो ज्यादा से ज्यादा महंगा सामान क्या हो रहा है मार्केट के अंदर है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड है उसको ऑप्ट करने के लिए। तो बोल रहे द न्यू पॉलिसी हैज बीन एनकरेजिंग अ डेंजरस ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब न्यू पॉलिसी ने क्या बना दिया, डेंजरस ट्रेंड बना दिया कंज्यूमरिज्म का। क्या एनकरेज करके, प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस एंड आइटम्स ऑफ सुपीरियर कंजप्शन, कि ज्यादा से ज्यादा महंगा जो आइटम्स जो बन रहा है, जो लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज है, कंज्यूमर कीनली इंटरेस्टेड है उसको बाय करने में। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म ये हो गया, एक के पास है दूसरे के पास भी होना चाहिए, तीसरे के पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चीज है, कंज्यूमरिज्म फैला दिया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग द लग्जरीज आइटम, ठीक है, एंड सुपीरियर कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस ग्रोथ। ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम सिलेक्टेड एरियाज। भाई ग्रोथ जो हुई है वो कुछ सिलेक्टेड एरियाज में हुई है इन दी सर्विस सेक्टर, सच एज टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, इंफॉर्मेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रेदर देन वाइटल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री विच प्रोवाइड लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री। बहुत ध्यान से सुनना, ग्रोथ हैज बीन, ग्रोथ क्या हुआ बेटा, ग्रोथ हैज बीन क्या चीज है, बहुत ध्यान से सुनो, ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम एरियाज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई, सर्विस सेक्टर में, सच एज टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में, एंटरटेनमेंट में, रादर देन वाइटल सेक्टर। और सेक्टर भी तो हमारी इकोनॉमी में, सच एज एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री हो गया, उसमें कोई ज्यादा से ज्यादा हमारे को वो क्या चीज हुआ, ग्रोथ नहीं दिखी। लेकिन ग्रोथ हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम सिलेक्टेड एरियाज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, आईटी हो गया आपका, एंटरटेनमेंट हो गया, रादर देन वाइटल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करते हैं लाइवलीहुड टू मिलियंस ऑफ पीपल, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन बेटे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से करना। अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी लिखी हुई है और ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत अच्छे से करना। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।